नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। देश के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि पिछले 24 घंटों में देश में केवल 42 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 42 नए केसेस जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो 24 घंटों में हमें मिले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी यह आंकड़ा संकेत तो अच्छे दे रहा है, लेकिन अभी हमें यह याद रखना है कि कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई बाकी है। हालांकि देश की कुछ जनता अभी इस स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, फिर भी सरकार के प्रयासों के बाद उम्मीद है कि पूरा देश कोरोना वायरस से जंग जीतेगा। अभी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आने जरूरी हैं। ऐसे में प्राइम न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है और आज अपने कार्यक्रम में हमने डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, जो लगातार प्राइम न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, प्राइम न्यूज के मंच पर आ रहे हैं और तमाम सारी जानकारियों को शेयर कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से आमंत्रित किया है। फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से प्राइम न्यूज पर। आज हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सिन्हा कि दर्शक अपने सवाल करें कोरोना वायरस से जुड़ी, चाहे वो जानकारी हो या उनका कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, और आपके द्वारा उनका शंका समाधान किया जाए, उनके प्रश्न का उचित उत्तर दिया जाए। तो हमारी गुजारिश है डॉक्टर सिन्हा कि कृपया करके अगले 1 घंटे तक जुड़े रहिएगा। हम अपने दर्शकों से अपील कर दें कि अब से थोड़ी देर में आप नंबर टीवी स्क्रीन पर देखेंगे और उन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और डॉक्टर अंकित सिन्हा से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, जिसके उत्तर वो देने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटी आज की स्थिति आपको मालूम ही है। आज कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन देश में किया गया है 21 दिनों का, उसका आज दूसरा दिन है। मोटे तौर पर यह लॉकडाउन कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन कुछ जगह से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं, जिनको लेकर प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन, एक सख्ती बरत रहा है। सबके बीच बहुत तरह की एडवाइजरी भी आ रही है। एक एडवाइजरी WHO की तरफ से आई है। WHO ने कहा है भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य महकमे को कि लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी था, इसको किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जांच में तेजी लाना, यानी सैंपल साइज को बढ़ाना, बहुत सारी जांचें करवाना। क्योंकि जब आप जांच करेंगे पेशेंट की, या जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं उन लोगों की, जिनको सर्दी जुकाम बुखार है या कुछ एक लक्षण दिखाई दिए हैं, जब जांच होगी और जांच भी 2-3 बार होगी, तब जाकर आपको सही तौर पर अंदाजा लग पाएगा कि आंकड़ों की स्थिति क्या है, कोरोना पॉजिटिव लोगों की स्थिति क्या है, और ये जो कोरोना वायरस की चुनौती है वो देश में किस हालत में खड़ी है। दुनिया के कई देशों ने, दुनिया के अलग अलग कई देशों ने इसी प्रयोग को किया है और इसी प्रयोग को करके वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। हम एक बार डॉक्टर सिन्हा से जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर सिन्हा, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत प्राइम न्यूज़ पर। पहले तो जब तक दर्शक फ़ोन कॉल करें, हम आपसे ही समझना चाहते हैं डॉक्टर सिन्हा कि फ़िलहाल क्या स्थिति है, और एक विशेषज्ञ होने के नाते ये जो 2 दिन का वक्त अब हो रहा है लॉकडाउन का, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो WHO की तरफ से एडवाइजरी आई है कि साहब ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और भारत सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी अगली कड़ी है जांचों को करवाना, टेस्ट करवाना, उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं डॉक्टर सिन्हा? नहीं, देखिए, ये तो चीज मैंने आपसे पहले ही बताया था राजीव जी। पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉकडाउन, अगर हम एक तरफ देखें कोरोना से लड़ने के लिए, हमारे पास जो है 3 पिलर्स हैं, जो तीनों स्तंभ जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। पहला स्तंभ था कि हमने लॉकडाउन किया। दूसरा स्तंभ जो है इससे लड़ने का कि जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर पब्लिक उस लॉकडाउन को नहीं मानेगी तो हम कितना ये लड़ाई हार जाएंगे। और तीसरा इम्पोर्टेंट स्तंभ जो है वो है टेस्टिंग। अगर ये तीनों चीजें साथ में रहेंगी तभी हम उस चीज को, इस महामारी को से लड़ सकते हैं और इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो टेस्टिंग, मैंने पहले दिन भी कहा था कि टेस्टिंग अब हमारा जो लॉकडाउन है
और पब्लिक इसको समझ रही है। अभी भी कुछ छिटपुट घटनाएं मिल रही हैं, बट मोटा मोटी अगर हम देखें तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद लोग कम आ रहे हैं, को कम निकल रहे हैं। तो एक तरह से हम लॉकडाउन को सफल मान के चलें, और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये पब्लिक इस चीज की गंभीरता को समझ के आने वाले समय में और कम मात्रा में बाहर दिखाई देंगी। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम ये जीत हासिल कर ली तब भी, क्योंकि अगर हमने एक जगह सीमित तो कर दिया है, लेकिन जब तक हम अगर ये टेस्ट नहीं करेंगे और ये नहीं जानेंगे कि ये किस किस के अंदर में ये बीमारी है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, अगर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाए और उनको अलग कर पाए, तब जाके हमारी ये जो लड़ाई जो है वो सफल होगी। जी डॉक्टर सिन्हा, चूंकि दर्शक जुड़ने लगे हैं, हम माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाह रहे हैं। हम दर्शकों के कॉल लेना चाहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक अपने प्रश्न कर सकें और आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें, उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, जो कि आज का डेवलपमेंट है, फिर हम तुरंत दर्शकों को जोड़कर उनके सवाल लेंगे। मनोज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अनाउंस कर दें। डॉक्टर सिन्हा, ये बताइए कि आज रोज ही हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी और देश के स्तर पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इस वायरस की स्थिति क्या है उसका आंकड़ा, उसकी जानकारी देश के सामने रख रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 42 पिछले 24 घंटों में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही सामने आए हैं। इसे किस नजरिए से देखा जाए? ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, ये वायरस कमजोर पड़ रहा है इस वजह से हुआ है, हमने कंट्रोल कर लिया है, क्या नजरिया है इसके पीछे? या फिर ये अभी बहुत जल्दबाजी है? हो सकता है एक किसी 24 घंटे में संख्या कम भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेगी। कैसे देखते हैं इसे? देखिए राजीव जी, मैं बोल दूं कि लॉकडाउन जो है, क्योंकि आप भी हमने बता रखा है कि इसका जो मीडियम इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 14 दिन है और कम से कम 5.2 डेज मानते हैं हम इसको। तो उसका असर आने में हम ये आज के दिन की आंकड़ों से अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमने लॉकडाउन की वजह से प्राप्त किया है। ये लॉकडाउन की, ये एक लॉकडाउन की कामयाबी के तौर पर डॉक्टर सिन्हा देखा जा सकता है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभवतः बांदा से वो हमारे साथ हैं। मनोज जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर अंकित सिन्हा आपको सुन रहे हैं, आप जो भी सवाल है प्लीज पूछ सकते हैं, बोलिए। डॉक्टर नमस्ते। हेलो जी मनोज जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, ये जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव है। नहीं, हम नहीं सुन पा रहे, फिर दोहराइए मनोज जी, एक बार दोहराइए। यदि कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, इलाज में वो ठीक हो जाता है, तो सर उसको कितने दिन और परहेज करना पड़ता है, जिससे मतलब उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति में ना फैले? अच्छा ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर सिन्हा। मनोज जो एक दर्शक हैं बांदा से हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया लेकिन इलाज के बाद वो ठीक भी हो गया, तो उसे कितने दिनों तक परहेज इत्यादि रखना पड़ता है जिससे वो मुतमईन हो जाए कि हम बिल्कुल अब ठीक हैं, नॉर्मल हैं और हमसे अब इन्फेक्शन किसी और को नहीं हो सकता है या ये वायरस दोबारा नहीं आ सकता है इस बारे में सर कोई रिसर्च या जानकारी? हाँ बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। आपको जैसे जो भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, इसमें यही बताया गया है कि देखिए, हम ये जो जांच करते हैं, सिम्टम रहता है, हमने पहली बार जांच की, हमें सिम्टम आया, हम पॉजिटिव, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो हमें जो वो 14 दिन का जो है वो टाइम पीरियड में अपने आप को अलग रखना है। बट ये 14 दिन जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये 14 दिन हार्ड फास्ट है। अगर हम 14 दिन में इसके बीच में जो हमारी जो जांचें होती हैं, दोबारा 2 से 3 बार हो सकती हैं जी। जब हम निगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कि हमने मान लिया कि हमने आज डे 5 पे हमको सिम्टम हुआ, उसके 5वें दिन या तीसरे दिन हमने अपना सिम्टम का जांच कराया, 5वें दिन तो हम पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब उस 5वें दिन से लेके 19वें दिन तक के अंदर में आपको जो है क्वारंटाइन रहना है और उसमें आपकी जांचें दोबारा रिपीट की जाएंगी। अच्छा, जब आपका जांच बिल्कुल निगेटिव आ जाता है तभी आपको बोला जाता है कि ये अब निगेटिव हो गया है। उसके बाद भी हमारा ये कहना है, क्योंकि देखिए 4 से 5 दिन जो है और भी जो है कम से कम जो है 23 दिन का जो है आप ये गैप मान के चलिए, 23 से 24 दिन। अगर मेरे को जो 30 दिन पॉजिटिव पाया गया है, उससे अगर हम 24 दिन तक
क्योंकि जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है कुछ कुछ केसेस में वो 24 दिन तक का है। तो उस 24 दिन को अगर हम अपने आप को रखते हैं तो वो पेशेंट फिर दोबारा किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता है। मनोज जी, हमें उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जोधपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, सुनील। सुनील जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो प्लीज अपना प्रश्न पूछें, डॉक्टर सिन्हा आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए। सर, मेरा सवाल है, क्या ये वायरस सर हवा और पानी के द्वारा भी फैलता है? अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वायरस हवा या पानी के द्वारा भी फैलता है। वैसे सुनील जी, इस तरह की बहुत अवेयरनेस अब पब्लिक डोमेन में है जिसमें बताया जा रहा है कि ये कतई हवा और पानी के द्वारा नहीं फैलता है। प्राइम न्यूज ने भी समय समय पर लोगों को अवेयर किया है। कई बार जब डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में रहे हैं तो उन्होंने भी ये जानकारी दी है। फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया है तो हम एक बार डॉक्टर सिन्हा के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा, प्लीज आंसर करिए। सुनील जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एयर यानी हवा और पानी के जरिए भी फैलता है या फैल सकता है? देखिए, आप जिस तरह जी आपने बताया कि ये पहले भी हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की हुई है कि ये हवा और पानी के थ्रू नहीं फैलता है। हाँ, देखिए, हवा जो है इससे जो हमने, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये जब आप कुछ छींकते छींकने के बाद से ये उसके ड्रॉपलेट जो बनते हैं वो जितने दूर जाते हैं उसके अंदर में, जैसे 1 मीटर की या 2 मीटर की दूरी मैक्सिमम जो है उसके अंदर में कोई रहा है उसके ऊपर गिरता है तो ये फैल सकता है। बट अभी तक जो है WHO CDC ने यही बता रखा है कि ये हवा से नहीं फैलता है। पानी से भी ये कोई फैलता नहीं कि हमें पी ले तो हमारा वो फैल जाएगा। इसमें जो आपका जो देखा गया, हाँ, बट कोई भी गंदी चीज है उस पे, जैसे आप जो लैंसेट पे एक जो हमारा पेपर, चाइनीज पेपर भी आया है कि जो मक्खियां जो हैं वो अगर गंदी चीज है उसके थ्रू ये फैला सकती हैं। अच्छा, उसके थ्रू फैला सकती हैं जी, उसके थ्रू फैल सकती हैं। आपके मल द्वार से जो होती हैं उस पर गंदगी जो होती है जी, मक्खी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी क्योंकि वो ड्रॉपलेट अपने ऊपर रख सकती है जी। ड्रॉपलेट का साइज बड़ा है और वो ड्रॉपलेट वहां से वो ट्रांसफर कर सकती है किसी जगह पे। ठीक है, हमें उम्मीद है जी, हमें उम्मीद है डॉक्टर सिन्हा के सुनील जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बिजनौर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंजना उनका नाम है। अंजना जी, प्लीज सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं मैम? सर, मैं एक्चुअली बागवानी थोड़ा करती हूँ अपने गार्डन में, तो मैं चाहती हूँ कि पेड़ पौधों पे कितना इफेक्ट करता है, कितना टाइम तक वहां रहता है। मैं थोड़ा पेड़ पौधों से थोड़ा ज्यादा करीब रहती हूँ। अच्छा, आप कह रही हैं कि चूंकि आप गार्डनिंग करती हैं, बागवानी का आप शौक रखती हैं, इससे संबंधित आप जानना ये चाहती हैं कि इसका पेड़ पौधों पर असर क्या है। ये अगर पेड़ पौधे के संपर्क में आता है तो कितनी देर वहां रुकता है, टिकता है, इसकी लाइफ कितनी है, यही जानना चाहती हैं अंजना जी? जी, डॉक्टर सिन्हा प्लीज बोलिए। कोई भी जो लाइफ जो है, जैसे कि उस पे पेड़ पौधे पे कैसे आएगा, कोई खांसता या छींकता है तो अभी भी है, आप अगर बागवानी कर भी रही हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने की है कि आप हाथ धुलते रहिए। आप बागवानी करते समय अगर दस्तानों का उपयोग करती हैं तो वो बहुत बड़ी चीज रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी कि आप जब भी करें। इसके अभी तक जो देखा गया है, जो भी हमारे पास में रिसर्च आए हुई हैं जी, पेड़ पौधे पे उन्होंने जो यही बता रखा हुआ है कि जो अमूमन जो है 7 से 8 घंटे का लाइफ बता रखा है। बट एक अभी बड़ी उसके ऊपर में ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है। जनरली जो देखा गया था कि कार्डबोर्ड, लकड़ी, स्टील और जो आपकी इस तरह की चीजें हैं उन पे देखा गया है, इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है। बट जिस तरह से नॉर्मल देखा जा रहा है उसको बता के ये उन्होंने बताया कि इससे कम से कम 7 से 8 घंटे ये जो है वो रह सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो जो नॉर्मल मास्क पहन के अपना, जब भी कोई भी काम कर रहे हैं मास्क जरूर पहने अंजना जी आप, और साथ के साथ में ग्लव्स पहन के रखें और हाथ धुलना, जो कहा जाए गार्डनिंग करने के बाद जो आप आ रहे हैं वो अपना वापस हाथ जरूर धुलें, इतनी बार धुलें और अपने करते समय गार्डनिंग अपने चेहरे को ना छुएं। जी, हमें लगता है कि जो उत्तर आपने दिया है डॉक्टर सिन्हा, अंजना जी उससे जरूर संतुष्ट होंगी और जो सावधानियां आपने बताई हैं, जो एडवाइस आपने की है उनको उसका वो पालन भी ज़रूर करेंगी, क्योंकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है और एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। नोएडा से एक दर्शक योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। योगेश जी प्लीज़ पूछिए, क्या प्रश्न है आपका, क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे अंदर कई भ्रम है। जैसे जब हमको खांसी और जुकाम होता है तो लगता है कि हमको जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा अगर तेज बोलेंगे तो हम बेहतर सुन पाएंगे। योगेश जी दोहराइए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाह रहे हैं?
हाँ सर, मेरे अंदर कई भ्रम है। जब मुझे लगता है, मुझे खांसी और जुकाम होता है तो लगता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो सर हमको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए चेकअप कराने के लिए? सर कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कोरोना है? अच्छा, वैसे तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके भीतर भ्रम है। अगर आप ये मान रहे हैं कि आपको ऐसा शक है तो उस तरफ बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की चुनौती है, आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम ये कंफर्म हो कि हमें जो सर्दी, जुकाम, बुखार या किसी किस्म की एलर्जी है वो बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोरोना इन्फेक्टेड या कोरोना इन्फेक्शन नहीं है। यही जानना चाह रहे हैं ना योगेश जी? जी डॉक्टर सिन्हा प्लीज बताइए। और ये डॉक्टर सिन्हा बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, आमतौर पर हम सबके घर में, आस पड़ोस में या कुलीग्स या बहुत सारे लोग इस बात से पैनिक में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है हेल्थ से संबंधित, हालांकि हम लोगों ने इस विषय को पहले भी डिस्कस किया है, उनको थोड़ा फीवर आ गया, बदन में दर्द हो रहा है, उनके गले में खराश है या पेन है ना, तो वो ये समझ रहे हैं कि हम कहीं किसी इन्फेक्शन की जद में तो नहीं आ गए, हमको तो कोरोना वायरस नहीं हो गया। तो क्या कुछ छोटी मोटी कोई रेमेडी है, कोई ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि नहीं साहब आपको सीजनल बुखार है या आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन है, लेकिन ये कोरोना वायरस का लक्षण कतई नहीं है? देखिए, अभी हमने इससे बहुत बार चर्चाएं की हुई हैं कि कोरोना के लक्षण और फ्लू के लक्षण बिल्कुल सेम हैं। तो इनमें अंतर कर पाना अभी भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर ये खांसी जुकाम अगर होता है तो मेरी उनसे यही सलाह है कि अगर आपके सिम्टम केवल खांसी जुकाम तक और हल्की बुखार तक रहते हैं कि आपको 100 तक फीवर आ रही है, तो आपको कोरोना है ये या नहीं है, इसको जानने के लिए मेडिकल के लिए ऊपर मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कर सकते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें घर के अंदर भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। आपको नॉर्मल फ्लू भी अगर लग रहा है या कोरोना है, कि अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसमें क्योंकि हम एक सामान्य सिम्टम्स के ऊपर में ही अगर हम मेडिकल को जाके और उनके पास बार बार जाएंगे तो जो संसाधन जो है जहां प्रॉपर यूज होना चाहिए वो शायद यूज ना हो, और आप जो उस जगह पे जा रहे हैं अगर नहीं भी है तो इंफेक्शन के संक्रमण होने के चांसेस हॉस्पिटल में हमेशा हायर है कंपेयर टू आपके घर पे रहने से। अच्छा। तो इस तरह के पेशेंट जिनको भी ये फ्लू के लक्षण लग रहे हैं और नॉर्मल लक्षण है, कोई सांस नहीं फूल रही है आपको, कोई डायरिया नहीं हो रहा है बार बार आपको, या आपको जो चक्कर नहीं आ रहे हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स ना हो रहे हो, तो अपने आप को घर में आप लॉक कर लीजिए, अपना आप एक आइसोलेशन बना के रखिए। और आप इसमें जो नॉर्मल फ्लू के सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पानी जो है, पानी की जो गर्म पानी की मात्रा है और पानी भी है जो है अपने अंदर पानी जितना आप पीते रहेंगे, पानी गर्म पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और फीवर जो आ जाता है तो केवल सारी गोलियां ना लेके जो प्लेन पैरासिटामोल जो लेना है बस वही लें, उसके अलावा कोई और दवाइयां ना लें। ठीक है। डॉक्टर सिन्हा, हमारे साथ फरीदाबाद से एक दर्शक सुनील जुड़े हुए हैं, अपना सवाल रखना चाहते हैं। सुनील जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये पशुओं में फैलने की भी संभावना है? अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस पशुओं में भी फैल सकता है या नहीं फैल सकता है? जी जी ठीक है डॉक्टर सिन्हा, प्लीज आंसर करिए। देखिए, ये अभी देखिए जो हमने जो अभी तक बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन जो बताया जा रहा था कि ये बैट से आया है, ये चमगादड़ों से आया है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक बार जो आ जाता है, ये जो कोरोना वायरस है, ये दोबारा जो है हमसे जो है वो जानवरों में नहीं होगा। अच्छा, वो हमसे जाके जानवरों में नहीं होगा कि उनकी जो म्यूटेशन है, उनकी जो जेनेटिक कंपोनेंट्स है वो डिफरेंस हैं, और ये वायरस जैसे बाइंडिंग करता है, जो एक जगह जाके आपके जो नाक में और गले में जो म्यूकोसा है उसके सिलिया पे जो बाइंड करता है, उसके रिसेप्टर्स जो है वो ह्यूमन के अंदर नहीं है, तो ये किसी जानवर को अभी इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये म्यूटेट कर जाता है और अलग तरह का कोई वायरस बन जाता है तो वो शायद कर पाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। अभी तो जो 3 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हुए हैं, ये कोरोना वायरस किसी भी एनिमल को इन्फेक्टेड करता हुआ अभी तक नहीं देखा गया है। नहीं देखा गया, लिहाजा इस वक्त या इस माहौल में ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये मनुष्य से जानवरों में फैल सकता है। आप सुनील जी मुतमईन हो जाइए, यानी विश्वस्त हो जाइए, यकीन करिए कि जानवरों में नहीं फैल सकता है। कुछ और दर्शक हम लेना चाहते हैं, लगातार फोन कॉल हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सिन्हा, हम 2-3 चीजें जानना चाहते हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने पूछा, एक कॉलर ने एक प्रश्न रखा कि
एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हो फिर ठीक हो जाए और फिर कब तक ये संभावना खत्म हो जाती है कि साहब इसको दोबारा नहीं होगा। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अब तक जो भी 3 लाख केसेस पूरी दुनिया में हमारे सामने हैं, क्या कोई ऐसा उदाहरण मिला है जो एक बार इन्फेक्टेड हुआ हो, ठीक भी हो गया हो, लेकिन वो दोबारा इसकी चपेट में आ गया हो? यानी दोबारा अटैक की कितनी बड़ी आशंका रहती है कि ये वायरस एक बार हो जाए फिर ठीक हो जाए और फिर दोबारा वापस डेवलप कर जाए या किसी तरह से हो जाए, है क्या ऐसा? देखिए, इस वायरस का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका देखा जा रहा है कि ये वायरस बहुत बार म्यूटेट कर रहा है, 1 से 2 बार, मतलब काफी म्यूटेशन इसके अंदर चल रहे हैं। अच्छा, अभी जो वायरस है, आप अगर एक बार निकलते हैं, आप इस बीमारी से निकलते हैं, इस बीमारी से निकलने के बाद ये वायरस अगर दूसरा म्यूटेट कर जाता है जिसकी जेनेटिक कंपोनेंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो हो सकता है आपको उस वजह से दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। ये एक संभावना है। अभी तक देखा नहीं गया है कि जिस व्यक्ति अभी तक जो 3 लाख केसेस हुए हैं उनमें दोबारा अभी तक किसी को भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, ये म्यूटेशन इसमें अगर इसी से चालू रहती है, आप जैसे जानते हैं कि हम फ्लू का वायरस होता है, जो स्वाइन फ्लू हम देते हैं, उसके लिए हम हर साल जो है वैक्सीन चेंज होती है, तो उस वायरस में भी म्यूटेशन होते रहते हैं जी, वो स्वाइन फ्लू के वायरस में भी, इसलिए हमें उसका हर साल जो है नया नया जो आपको बनाना पड़ता है। अच्छा जी, ओके, तो आप जो इसीलिए उसको जो मैं कह रहा हूं कि अभी जो देखा गया है इसका अभी इस व्यक्ति से दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये 3 महीने 6 महीने बाद जो है अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती हैं तो ये तब ये दोबारा आपको कर सकता है। अच्छा, तब ये दोबारा आपको अपनी चपेट में ले सकता है। राजस्थान के श्री गंगानगर से अमित एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। अमित जी प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस कोरोना का घर पे टेस्ट करना चाहे या कोई घरेलू कोई नुस्खा जिससे पता लग जाए कि अमित जी हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा धीमे, यानी थोड़ा स्पीड कम करके अपनी बात पूछेंगे तो हम और डॉक्टर साहब अच्छे से सुन पाएंगे और फिर आपकी बात का, आपके प्रश्न का उत्तर भी ठीक से आ पाएगा। एक बार फिर दोहराइए, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा धीमे बोलिएगा, बोलिए। मैं सर पूछना चाहता हूँ कि अगर अपने घर पे कोई घरेलू नुस्खे से पता करना चाहे कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो वैसे कोई है तो? अच्छा, आप खुद से पता करना चाहें कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, यही प्रश्न है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। वैसे बहुत बार बताया है अमित जी आपको और बहुत सारे दर्शकों को, प्राइम न्यूज़ ने बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम किए हैं और डॉक्टर अंकित सिन्हा ने ही कई बार इसका उत्तर दिया है। अभी भी थोड़ी देर पहले इसका उत्तर उन्होंने दिया है एक दूसरे कॉलर के प्रश्न के उत्तर में। उनका कहना यह है कि देखिए, कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो बाकी जो फ्लू है, बाकी जो वायरस हैं उनसे मिलते जुलते ही हैं। आपको फीवर होता है, आपको बदन में दर्द होता है, आपको सूखी खांसी होती है ना, लेकिन जब वो ठीक नहीं होती है और वो आगे बढ़ती है तब ये थोड़ा सा चिंता होती है कि कहीं हम इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए, हम कोरोना वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए। फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया है और ये प्रश्न बहुत सारे कॉलर्स का है, ये एक शंका मन में आती है। हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर सिन्हा एक बार इसको प्लीज और दोहरा दिया जाए, क्योंकि बार बार जो लोग कतई इन्फेक्टेड नहीं है, जो लोग लॉकडाउन की जिम्मेदारी बहुत ठीक से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शंका लोगों के मन में है, एक शक है कि साहब हम तो नहीं हो गए, हमें तो इसने अपनी चपेट में नहीं ले लिया है। तो प्लीज अमित जी के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। वो जानना चाहते हैं कि कैसे खुद पता कर लें कि साहब हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज बोलिए। देखिए, अगर अभी तक जो है सिम्टम्स तो डिफरेंस नहीं है, मैं बार बार ये कहूंगा कि अभी भी चूंकि हम स्टेज 2 में हैं और स्टेज 3 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, आपने ऑलरेडी जो इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो जनरली ये मान के चलिए कि हम इसको ये अमूमन नॉर्मल फ्लू के जैसा ही मान के चलेंगे। लेकिन आपने इन चीजों को अगर फॉलो नहीं किया है, अब अभी वही आप लोगों से मिल रहे हैं, आप इस लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनल हाथ बार बार नहीं धुल रहे हैं, जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, मैंने आपको उस दिन बताया था कि डिफरेंस थोड़ा सा ये ज्यादा है कि इनमें बुखार ज्यादा हो रहा है। एक जो ब्रिटिश से जो यूके से एक पेपर आया हुआ है कि कुछ लोगों के अंदर जी इसके अंदर में
अनोस्मिया मतलब जो सूंघने की क्षमता है अच्छा। वो कम हो जा रही है। जो नाक से आप जो सुगंध ले रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, 30% केसेस में है। तो ये सब छोटे एक दूसरे सिम्टम्स हैं कि डायरिया भी साथ में हो रहा है, आपको बुखार भी हो रहा है, नाक में सूंघने की क्षमता भी कम हो रही हो, तो आपको ये मान के हो सकता है कि आपको ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हो। जी ठीक है। हापुड़ से एक दर्शक डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम जी अपना प्रश्न रखना चाहते हैं, अपनी बात पूछना चाहते हैं। प्लीज बलराम जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर अंकित सिन्हा से? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए प्लीज बलराम जी बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कोरोना का मतलब वो पूरा चल रहा है, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन भी चल रहा है, तो सर कुछ लोग मास्क लगा करके घूम रहे हैं और कुछ लोग जो है मतलब मास्क को रीयूज भी कर रहे हैं। अच्छा। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी को मास्क लगाना जरूरी है? अगर है तो उस एक मास्क को कितने समय तक हम यूज कर सकते हैं? अच्छा। और सर मेरा एक प्रश्न और है इसी के साथ में, बोलिए। क्या अभी तक दुनिया में कहीं पर कोई इसकी एंटीडोज या कोई वैक्सीन अभी तैयार हुई है? नहीं। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है। ठीक है, दो प्रश्न आपने पूछे, दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग समय पर इसके उत्तर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक तरह से अपने वक्तव्य में इसका उत्तर देने की कोशिश की है बलराम जी। प्राइम न्यूज पर डॉक्टर सिन्हा ने और भी तमाम पैनलिस्टों ने कई बार इसका आंसर किया है, लेकिन चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हम उनको डॉक्टर सिन्हा के हवाले करते हैं। डॉक्टर सिन्हा, एक दर्शक बलराम जो हापुड़ से जुड़े थे हमारे साथ, अभी भी जुड़े हुए हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक तो ये मास्क क्या हर एक व्यक्ति को लगाना जरूरी है, यानी जो इन्फेक्टेड है वो, और जो अभी इन्फेक्शन जिसको नहीं हुआ है, जो ठीक है वो, अगर लगाना जरूरी है तो फिर कितनी बार एक मास्क को यूज किया जा सकता है? ये एक प्रश्न हुआ। और दूसरा वो ये जानना चाह रहे थे सर, दूसरा वो ये जानना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में, चूंकि तकरीबन पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में है, क्या अभी तक कोई मेडिसिन, क्या अभी तक कोई वैक्सीन इस कोरोना वायरस को लेकर बनी है या नहीं बनी है? प्लीज आंसर करिए। बिल्कुल, दोनों ही जो प्रश्न हैं काफी अच्छे प्रश्न हैं। मास्क के ऊपर में हमने जो पहले ये बात की हुई थी कि जो सारे व्यक्ति को ये मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिनको भी फ्लू के सिम्टम्स लग रहे हैं या आप किसी जगह जा रहे हो जो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस समय ये बातें चल रही थी उस समय हम अभी भी लोग मेट्रो में और इसमें यात्रा कर रहे थे, तो उस समय आप भीड़ भाड़ जगह पे जा रहे होते हैं तो आप उस समय लगा सकते थे मास्क। अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो अब मास्क किसको लगाना है? अब मास्क उसी को लगाना है जिसमें भी किसी भी प्रकार के फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ही ये मास्क लगाना है जी। अब मास्क कौन सा लगाया जाए? देखिए, मास्क लगाने के ऊपर में बताया गया हुआ है कि जो नॉर्मल, क्योंकि वायरस की जो साइज है वो काफी बड़ा है, तो आप ये नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क भी अगर यूज करते हैं तो आप इसको बिल्कुल ही आसानी से रोक सकते हैं। कब तक यूज करना है इस मास्क को? कोई भी मास्क, अगर आप इसमें इसके कई लोग N95 मास्क भी यूज कर रहे हैं जो आवश्यकता नहीं है। N95 मास्क जो है केवल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बीच में आ रहे हैं, उनके लिए ही, इस बीमारी में उनके लिए ही यूज करना है। तो अगर आप नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क अगर यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो कहते हैं कि आप जो उसकी जो लाइफ देखा जाए तो 1 दिन से ज्यादा नहीं होती है। उसमें भी अगर वो आप बार बार खांसी कर रहे होते हैं, आपको छींक आ रही है और वो मास्क सॉइल्ड हो जाता है, वो गीला हो जा रहा है, तो आपको उसी समय उसको डस्टबिन के अंदर में डाल देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। रहा दूसरा सवाल कि वैक्सीन का, अभी भी इस पे कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई एंटीडोट नहीं बना है। कुछ परीक्षण अभी चल रहे हैं, चाइना में भी और यूएस में भी इसके ऊपर में परीक्षण चल रहे हैं, और हम ये होप करते हैं कि आने वाले समय में 6 से 12 महीने के अंदर में शायद हमारे पास में इसके खिलाफ कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी। जहां तक जो दवाइयों का भी है, अभी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि लोग क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का और एरिथ्रोमाइसिन का यूज कर रहे हैं, ये भी अभी कंफर्म्ड नहीं है। इसका भी जो चीजें दी गई हैं मार्केट से, एस्टिक्वेस दवाइयां गायब हैं, ये सही नहीं है। उस दवाइयों का हृदय पे बहुत ही घातक साइड इफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से
इसको अभी यूज नहीं करना है। WHO, CDC, ICMR किसी भी साइंटिफिक बॉडी ने इसे अभी रिकमेंडेड नहीं किया हुआ है, तो लोग इसके ऊपर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जी डॉक्टर सिन्हा, हमें लगता है कि बलराम जी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे। मैं सिर्फ बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए सरल करके चीजों को रखना चाहता हूं। हमारे साथ एक कॉलर CV सिंह जी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सिंह साहब, तुरंत आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मास्क को लेकर बड़ी भ्रांति है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है कि मास्क आप कब लगाते हैं। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप तब लगाते हैं या लगाना चाहिए जब आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां आपको यह आशंका हो कि कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो इन्फेक्टेड हैं, आपको नहीं पता है, तब आप मास्क लगाते हैं खुद को बचाने के लिए, या आपको लगाना चाहिए खुद को बचाने के लिए। साथ ही साथ वो व्यक्ति जिसे किसी भी किस्म का फ्लू है, बुखार है, जुकाम है, खांसी आ रही है, छींक आती है, तब आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप जो खांसते हैं उससे जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, आप जो छींकते हैं उससे जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वो सामने वाले को इन्फेक्टेड न कर दें। ये बहुत साफ कैटेगराइजेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 2, कितनी देर एक मास्क को लगाया जा सकता है? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हद से हद, वैसे तो 5-6 घंटे प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप 5-6 घंटे में अपने मास्क को बदलिए। अगर वो वॉशेबल है तो उसको धोइए, नहीं तो 1 दिन तक आप एक मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रॉपर हाइजीन आपको देता रहेगा। अगले दिन आप उसे जरूर बदलें। जहां तक बलराम जी का सवाल यह था कि कोई मेडिसिन या वैक्सीन बनी है या नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई वैक्सीन पूरी दुनिया में अब तक नहीं बनी है। इस पर रिसर्च जारी है। जैसे ही बनेगी हम जरूर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। CV सिंह जी, प्लीज अब अपना सवाल पूछिए। अगर आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सर, क्या जानना चाहते हैं? सिंह साहब प्लीज बोलिए। हेलो जी सिंह साहब प्लीज बोलिए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं CV सिंह बात कर रहा हूँ मुरादनगर से। जी बोलिए सिंह साहब, बोलिए। हाँ, पूछना मेरे को ये है कि जो गर्म पानी से अगर हम पीते हैं तो क्या गर्म पानी पीने से इस बैक्टीरिया पर क्या कुछ असर पड़ता है? तो कुछ टेम्परेचर क्या होता है जो हम मतलब टेम्परेचर जो गले में चाय पीते हैं जी, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर पानी का होना चाहिए या उससे थोड़ा ठंडा होना चाहिए पीने का? अच्छा, क्या इस गले में जो वायरस है उस पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं? अच्छा, कोई और प्रश्न है सिंह साहब? बस इतना ही जानना चाह रहे हैं? नहीं, 2-3 लाइन और हैं। अच्छा, पूछ लीजिए, एक साथ ही पूछ लीजिए। हम डॉक्टर साहब के हवाले आपके प्रश्न कर देंगे, वो उत्तर देंगे। प्लीज पूछिए। एक तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि गर्म पानी का क्या असर है, इसका कोई असर बैक्टीरिया पर पड़ता है, इस वायरस पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? दूसरा कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग जो है छत के ऊपर या बालकोनी में एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमें उस वायरस से बचाया जा सकता है? जबकि मोदी जी ने ये बोला था कि घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो हम वायुमंडल की सीमा में आ जाएंगे। ठीक है, वायुमंडल की सीमा में आएंगे तो वायरस कहाँ कब हमारे गले लग जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, तो सिंह साहब दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं, सिंह साहब दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं कि घर के भीतर या बालकनी में एक्सरसाइज करना ठीक है या नहीं है, यही ना? या धूप में बैठना ठीक है या नहीं है? ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। सिंह साहब जुड़े रहिए, अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए आप। जी डॉक्टर साहब प्लीज आंसर करिए। ठीक है जी। फिर जो गर्म पानी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए गर्म पानी जो गुनगुना पानी बोला जाता है, उससे जो हमारे गले में जिनको भी खराश की समस्या हो रही है उनके लिए वो गर्म पानी लेते हैं तो जो एक तरह से वो गले को सूजन करता है और जो इरिटेशन होती हैं वो इरिटेशन नहीं होती है, जो आपको इस वजह से जो लोग होते हैं उनको आराम मिलता है। तो जिनको भी खराश, गले में खराश या जुकाम या इस तरह की चीजें हो रही हैं वो गुनगुना पानी ले सकते हैं। बट आप अगर नॉर्मल पानी भी लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बस इसका में ये चीज ध्यान रखना है कि चूंकि ये वायरस या कोई भी चीज होती है आपके शरीर को डिहाइड्रेट ज्यादा करती है, तो इसलिए उस डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए अगर पानी आप जितना पिएंगे तो ये हमेशा अच्छा रहता है उस वायरस से बचने के लिए। और उस वायरस से बचाव में तो ऐसा नहीं कि आप गर्म पानी पीते रहेंगे तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन देखा गया है कि
अमूमन जो है उनका जो इफेक्ट होता है किडनी के ऊपर खराब करने का और ये सब चीजें होने की वो थोड़ी कम होती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल था कि हम बाहर जाएं या ना जाएं। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बाहर जाने के लिए मना किया था। अगर आप एक्सरसाइज ऐसे जगह करते हैं कि आप जहाँ पे लोग नहीं हैं, मान लीजिए अगर ये अपना छत है और उस पर कोई और लोग नहीं है, आप वहां जाते हैं और वहां आपको धूप मिल रही है और उससे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमेशा बेहतर है घर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज करने के से बेहतर है वो। तो अगर, लेकिन ध्यान वहां भी वही देना है कि लोग ज्यादा ना हो। आप वहां पे कई चीजों को ऐसी जो बाहरी चीजें जहां पर वहां का आवागमन ना हो, और आपकी अपनी छत है, आपकी अपनी बालकनी है जहां पे लोग नहीं जाते हैं, बाहर के लोग नहीं आते हैं, तो वो हमेशा बेहतर है कि हम घर के अंदर से ज्यादा अच्छा है कि हम वहां पे एक्सरसाइज करें। डॉक्टर सिन्हा, कुल मिलाकर एक्सरसाइज करते वक्त भी, इस वक्त तो किसी भी काम को करते वक्त हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज में भी वो फॉर्मूला लागू होता है। डॉक्टर सिन्हा, बहुत ही सुंदर तरीके से आप हमें समझा रहे हैं, प्राइम न्यूज के दर्शकों के उत्तर दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ तानिया जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तानिया जी, प्लीज अपना प्रश्न पूछें, क्या मन में क्या सवाल है तानिया जी? मेरा सवाल ये है कि हम प्रिकॉशन के तौर पे मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि गौमूत्र जैसी चीजें हैं या पैरासीटामोल ली जाए या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिससे कि कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अच्छा। तो ये दावा कहाँ तक सही है? क्या हमें क्या करना चाहिए मास्क वगैरह के अलावा? अच्छा, यानी मास्क और सैनिटाइजर यूज करने के अलावा जो बाकी दूसरी चीजें कही जा रही हैं कि आप फलां दवाई ले लीजिए या गौमूत्र वगैरह ले लीजिए, उससे कितना लाभ है, इसमें यही जानना चाह रही मैम? ठीक है डॉक्टर सिन्हा, प्लीज बोलिए। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इसका तो ये जिक्र फलानी किताब में आ गया था, या आयुर्वेद ने इसकी दवा तो बहुत पहले बता दी थी, अगर इससे बचना है तो ऐसा ऐसा कर लीजिए। इनकी क्या प्रामाणिकता है डॉक्टर सिन्हा? देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपने खुद ही कह दिया कि इस तरह की भ्रांतियां बहुत हैं और ये एक तरह की भ्रांति ही है, क्योंकि विश्व में अभी तक जो है इस पे जो है किसी भी दवा का या किसी भी वैक्सीन का कोई भी असर नहीं देखा गया है। कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास में। तो ये दावा करना कि हम गौमूत्र पीने से और ये दवा खाने से हम ठीक हो जाएंगे और आजकल जो ये विटामिन सी लेने से आपको कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो देखिए ये चीजें सही नहीं है। आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। आप जो प्रॉपर कहाँ से सोर्स आ रहे हैं उनको आप जांचिए परखिए, तभी कोई भी दवाओं का सेवन करिए। मैं तो आप कह रहे हैं और सारे न्यूज चैनल पे भी इसको दिखाया गया हुआ है कि ये सारे जो चीजें हैं वो भ्रामक हैं और हम इनके चक्कर में ना पड़े, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत सुंदर आपने बताया। हम सिर्फ अपील कर दें डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी बात को बड़े गंभीरता से प्राइम न्यूज के दर्शक और कॉलर सुन रहे हैं। आगरा से प्रेम जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कॉलर जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, हम आपके सवाल पर आए इससे पहले प्राइम न्यूज के दर्शकों से, हमारे सभी सम्मानित कॉलर्स से हम ये अपील कर दें कि वक्त ऐसा है कि आप किसी भी भ्रांति पर यकीन न करें, है ना, तरह तरह की जो चल रही हैं। आपको कोई भी लक्षण लगता है, आपको कोई भी शक अपने ऊपर होता है, कृपया करके आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो एडवाइस आपको करे आप उसी हिसाब से कदम उठाएं। अपने हिसाब से कतई कोई दवाई न लें। आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई दवाई न मांगें और मेडिकल स्टोर वाले की सलाह से किसी दवाई का सेवन न करें। आप डॉक्टर से मिलें, आप अस्पताल जाएं और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, वो जो आपको दवा लिखें, आप कृपया करके वो दवा लें। खुद भी जागरूक बने, अपने को अवेयर रखें और दूसरे को भी करें, तभी तो हम एक तर्कपूर्ण सोसाइटी का गठन कर पाएंगे, जो अब तक हम लोगों ने किया है। प्लीज प्रेम जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, जो फल फ्रूट वगैरह हैं, सब्जियां हैं, हम लोग अपनी बालकनी से ऊपर ले रहे हैं रस्सी से खींच के जी, तो इसमें अब चूंकि फल वाले का हाथ लगा हुआ है, कई लोगों के हाथ लगे हुए हैं, तो उसको हम कैसे यूज करें, कब तक मतलब ना करें, क्या करना चाहिए उसमें? अच्छा, ठीक है। बड़ा व्यवहारिक प्रश्न आपने किया है डॉक्टर सिन्हा। इस तरह की भी बड़ी सलाह दी जा रही है कि आप फला चीज को इतनी देर रख दें। आप कोई भी चीज बाहर से लेकर आते हैं तो वो 4 घंटे या 6 घंटे आप बाहर छोड़ दें, आप धुल के रख दें। तो प्रेम जी जो हमारे दर्शक हैं आगरा से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई प्रमाणिक मैकेनिज्म है या अभी सिर्फ सलाह है
क्या किया जाए? अगर सब्जी वाले से किसी ने सब्जी खरीद ली है डॉक्टर सिन्हा, तो वो कितने देर तक बाहर छोड़े और उसके बाद उसमें हाथ लगाए या उसे बनाने की तैयारी करे सर? नहीं, प्रमाणिक तो देखिए अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं है। ये मेरे ख्याल से भारत में ही इस तरह की समस्याएं और आ सकती हैं। बट मेरा इसमें यही कहना है कि अगर आप किसी भी जो कोई फल या कुछ लेके आते हैं, सबसे पहले लाने के बाद तुरंत ही उसे आप गर्म पानी से धुल लें। गर्म पानी से अच्छी तरह से जो धुलें, जैसे हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, तो हम उसको उसी तरह से कम 1 मिनट से 2 मिनट के जो बीच में जो उबला हुआ पानी है, गर्म पानी हो, उस पर डाल के अगर हम इसको साफ करते हैं तो डेफिनेटली जो है इसको मारा जा सकता है। क्योंकि उसका जो टेम्परेचर जो है अराउंड अगर 100 डिग्री के करीब में है, तो आप उससे अगर आप डालते हैं तो वो चीजों को बिल्कुल भी वो वायरस उस पर जिंदा नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज अगर आप बाहर से ला रहे हैं, अगर आपके पास में जैसे कोई पैकेट, दूध का पैकेट लेके भी आए हैं, तो आप डिसइंफेक्शन उसके ऊपर में डाल जरूर दें। आप जो टच कर रहे हैं तो आप उसको टच करने के बाद अपने हाथ जरूर धुलें। उसके ऊपर में जो डिसइंफेक्ट की अगर पड़ी हुई है तो वो आप डाल दें। नहीं हुई तो अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर जो होते थे हमारे पास पहले, उससे भी आप साफ सफाई कर सकते हैं। जो आप घर की साफ सफाई भी कर रहे हैं वो भी आप इन्हीं तरीके से ही करें। जी, ठीक है डॉक्टर सिन्हा। हम देखिए कुछ और जो बातें हैं, जो तकरीबन भ्रांति है, उस पर भी आप जैसे विशेषज्ञ और एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिर हम बाकी कॉलर्स को जोड़ें। अब देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो जगह जगह दिख जाती हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि साहब आप पानी खूब पीजिए। अगर आप खूब पानी पिएंगे हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, तो ये वायरस जो है भाग जाएगा या आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। एक ये है कि बहुत सारे गुण होते हैं लहसुन के, लेकिन इस मामले में भी ये बताया जा रहा है कि अगर आप लहसुन का सेवन करेंगे तो आपको ये होगा, ये नहीं होगा। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि साहब अगर आप नींबू पानी पीते रहेंगे 2 घंटे पर, 3 घंटे पर, तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता है। गर्म पानी का एक सवाल हमारे दर्शक ने अभी पूछा ही था। इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्रामाणिकता है? क्या इस तरह की कोई चीज़ कभी टेस्ट हुई है? इनका कोई प्रमाण अभी तक मिला है कि आप ये करें तब ऐसा हो जाएगा, या फिर ये सब एक तरह से सोशल मीडिया का और व्हाट्सएप का ही ज्ञान है? मेरा भी ये देखिए, जो ये सारा जो है वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का ही ज्ञान कहूंगा कि इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिला है इसके लिए। जो पानी जो पीना, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, जो पानी आप पी रहे हैं, पानी जितना पीजिएगा वो किसी भी वायरस के जो साइड इफेक्ट को बचाने के लिए होता है। उससे ऐसा नहीं है कि आपको उसमें आपको कोई वायरस नहीं पकड़ेगा या कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, आपको मैंने ये कहा कि पानी जो डिहाइड्रेशन की, क्योंकि देखा है कि आपने सुना भी होगा कि ये वायरस में जो होती है किडनी का जो हो जाता है, क्योंकि कोई भी वायरस जब करता है तो आपकी वो जो सदिकाएं हैं उसमें से वो जो फ्लूइड होता है, द्रव पदार्थ, वो बाहर निकल आते हैं और आपके शरीर के अंदर में उस द्रव पदार्थों की कमी हो जाती है। तो इसीलिए उसको कमी कर ना हो, आपको अगर इन्फेक्शन होता भी है और ये गंभीर रूप ना ले, तो इसलिए आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना रखिए, अपने आप को अच्छे से तरल अपने आप को बना के रखना है, पानी पीते रहना है, ये इसलिए है। और इसके पीछे कोई ये एक प्रमाणिक चीज में मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन इसको पीने से, पानी पीने से या गर्म पानी पीने से ये वायरस नहीं होगा, ये गलत बात है। ये इसमें ये एक भ्रांति है। और ये नींबू पानी को लेकर सर जो बात सामने आती है, लहसुन और ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, ये सारी जो है वो एक कहते हैं जो वास्तव यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं, ये उनसे ही बाहर आ रही हैं। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, सही नहीं है, इनके पीछे कोई भी प्रमाण नहीं है। ये सारी चीजें जो है इनमें कोई भी देखा नहीं गया है कि इन चीजों से कोरोना वायरस से कोई भी असर पड़ रहा हो। जी, हम एक दो और व्यवहारिक प्रश्न लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्टर सिन्हा आपसे, लेकिन कुछ और दर्शक जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनके प्रश्नों के भी उत्तर आ जाएं और वो जानकारी भी हमारे साथ साझा हो जाए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष, वो अपना प्रश्न करना चाहते हैं। संतोष जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? संतोष जी, लगता है फ़ोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। दोबारा जब वो कॉल हमें करेंगे, संतोष जी प्लीज़ दोबारा कॉल करिएगा, तब हम उनके प्रश्न को पूछेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर सिन्हा, हम एक बड़े व्यवहारिक पक्ष का प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यानी
इलाज का पूरा स्वरूप क्या है? हम ये चीज़ें तो सुन ही रहे हैं कि आप आइसोलेट करिए, अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, 14 दिन कई बार टेस्ट कराइए वगैरह वगैरह। अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, वो कोरोना से पीड़ित है या नहीं ये अभी जानकारी नहीं है, वो आपके पास पहुंचता है, वो आपको बताता है कि हमें फीवर है 3-4 दिनों से, हमको खांसी हो रही है, गले में दर्द है, तो आमतौर पर आप लोग क्या सलाह देते हैं या क्या करते हैं? उसको 3-4 दिन, 2 दिन, 24 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं या तुरंत उसकी जो कोरोना की है वो जांच करवाते हैं? वो जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आती है और कितने दिन में आप लोग ये तय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है या नहीं है? क्या उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोई भी जो क्वेश्चन आपने जो पूछा, जिसमें कोई भी व्यक्ति हमारे पास इन लक्षणों के साथ में आता है और मैंने जैसे बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री है, तो अभी जो इसका जो ये कहा जा रहा है कि हम इसमें जो नोडल जो हमारे अधिकारी जो बने हुए हैं, हमें उनको इन्फॉर्म भी करना होता है कि हम इनका ये टेस्ट कराना चाहते हैं। और वो टेस्ट जब होने के 24 घंटे के अंदर में, अभी तक जो रिजल्ट आ रही है, पहले थोड़ा सा समय लग रहा था, बट अभी वो 24 घंटे के अंदर में हमारे पास वो रिजल्ट आ जा रही है। तो वो 24 घंटे में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि है। अगर हमें पेशेंट किस तरह से हैं, ओपीडी के लिए बेसिस पे लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि कई लोग आजकल तो नॉर्मली कुछ भी नहीं भी हो रहा है, कि हल्का सा जुकाम हुआ तो उस पर भी लोग डर के मारे आ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमें लग रहा है कि सांस फूल रही है, हमने इसकी जो नॉर्मल वाइटल्स जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे है, वो चेक करने के बाद हमें लग रहा है कि ये पेशेंट ठीक नहीं है, इसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो उसे हमें डेफिनेटली हमने जो बना रखे हुए हैं इस तरह से पेशेंट्स के लिए अलग एक वार्ड बना दिया है, ताकि वहां पे किसी भी लोगों को जाने का ना मिले। हमने वहां पे अलग तरह के सारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ में कुछ जो नर्सिंग स्टाफ, कुछ डॉक्टर्स को बैठाए हुए हैं जो इन तरह के पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, और हम उनको वहां रखते हैं और वहां पे हम उनकी सारी चीजें जो करनी चाहिए, जैसे कि हम फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया और फीवर मैनेजमेंट है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ रही है हम उनके बाकी सारे पैरामीटर्स को चेक करके उनको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। वैसे भी कोविड का जो भी देखा गया है, कोई इलाज अभी है नहीं, तो ये सारे सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट भी है कि अगर उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, उसे निमोनिया डेवलप कर रहा है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी है, वो सारी चीज डिपेंड करती है कि रोगी किस तरह से हमारे सामने। यानी सर फिर एक तरह से आप उसे अंडर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ये एक स्थिति बनती। ठीक है, एक दर्शक हरियाणा से हमारे साथ परवीन जुड़े हुए हैं। परवीन जी प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी परवीन जी प्लीज पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, प्लीज बोलिए, जोर से बोलिए जिससे आपकी आवाज साफ आ पाए, प्लीज बोलिए। सर जी, हम ना बाहर खेतों में रहते हैं जी, और हमारा जो मान लो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हवा से तो नहीं फैल सकता, हम अपने आंगन में तो घूम सकते हैं ना? नहीं, आपकी बात बहुत परवीन जी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं कि आप देहात क्षेत्र में रहते हैं, जानना क्या चाह रहे हैं सर, ये बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा आंगन है, कमरे के अंदर रहना, तो मैं अपने आंगन में घूम सकता हूँ या नहीं घूम सकता? अच्छा, अगर आप कमरे के अंदर हैं तो कमरे से आंगन में घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते हैं? यानी घर के भीतर ही जो एक खुला हुआ हिस्सा होता है, क्या वहां चहलकदमी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही जानना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल सर, ये हवा में फैलता है या नहीं, ये वायरस हवा से आ सकता है या नहीं आ सकता? ठीक है, डॉक्टर सिन्हा आंसर करिए। वो ये जानना चाह रहे हैं कि घर के कमरे में अगर वो रहते हैं तो कमरे से निकलकर वो बाहर अपने आंगन में, अपने प्रीमिसेस में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, वो इनको ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? जैसे मैंने बताया था पहले कि हवा में से तो नहीं फैल सकती है, ये तो इसके लिए डरना नहीं है। अगर कोई आपको फ्लू के सिम्टम्स नहीं है और आपके घर में किसी और को भी कोई भी तरीके के फ्लू के सिम्टम्स नहीं है और नॉर्मल अगर आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रखा हुआ है, तो आप अपने आराम से घर में आंगन में घूम सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। अलबत्ता यही है कि आपको या आपके किसी नियर एंड डियर को, किसी नजदीकी को कोई भी फ्लू के लक्षण अगर नहीं है, तो आप अपने घर के अंदर बिल्कुल एक आराम से आप घर से आंगन में जा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, कोई मनाही नहीं है। और डॉक्टर साहब की बात में सिर्फ इतनी बात जोड़ दूं, उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा से जितेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, हम उनका फोन कॉल लें। देखिए, बहुत पैनिक भी नहीं होना है, कुल जमा बात यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको भीड़ भरे इलाके में नहीं जाना है, आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना है जो
पहले से किसी भी तरह के फ्लू से इन्फेक्टेड हों। इसके अलावा आप जा सकते हैं, आप जैसे घर में आराम से घूम सकते हैं, आप घर के बाहर, फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है, गैर जरूरी काम से बाहर मत जाइएगा, लेकिन वैसे आप जा सकते हैं। तो आप जो समस्या, जो चुनौती है, उसको बिल्कुल सही देखिए, सही आकलन करिए, न तो बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाइए और न बहुत ज्यादा पैनिक के तरीके से आप लीजिए। जैसा मास्क के बारे में प्रश्न किया गया, जैसा गर्म पानी के बारे में किया गया और जैसा ये घूमने फिरने के बारे में किया गया, इन सारे चीजों में एक ही बात जो है वो सही बैठती है। जितेंद्र जी प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर सिन्हा से? हाँ, सिन्हा साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि हम लोगों ने, पूरी इंडिया की पब्लिक ने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं, बैंडिंग लगाई हुई है। हालात ऐसी है सर, ज्वलंत मुद्दा जो है कि जो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि दिहाड़ी मजदूर रोज की जो मजदूरी करते हैं, आज उनका सारा कारोबार बंद है, बहुत से लोग खाने को मोहताज हैं। तो इसका सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? कोरोना की व्यवस्था तो कर रही है, ठीक है, सैनिटाइजर फलाना ठिकाना जो भी चल रहा है जी, लेकिन कुछ पब्लिक तो, कोरोना तो दूर की बात है, कुछ ऐसे गरीब हैं जो कि रोज मजदूरी करके रोज खाने वाले, वो बेचारे तो बिना खाए मर जाएंगे। कोरोना से भी ज्यादा इफेक्टेड तो ये बात है। इसके लिए हमारी सरकार कर क्या रही है? ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये उचित प्रश्न डॉक्टर सिन्हा से नहीं है। डॉक्टर सिन्हा चूंकि रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ हैं, रेस्पिरेटरी फिजिशियन हैं, लिहाजा वो बीमारी, वायरस, इस सब से संबंधित तो उत्तर दे सकते हैं। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इसकी जो जानकारी हमें है, आप खबरों में भी देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, आपके हरियाणा में खट्टर सरकार हो, केंद्र के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर बहुत बड़े बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। 500 रुपए महिलाओं के खाते में, 8 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। जो उज्ज्वला योजना के जो ग्राहक हैं उनको 3 महीने तक फ्री सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हमें जानकारी है, सरकार ने सीधे खातों में पैसा देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने कहा है कि वो मजदूर या वो लोग जो दिल्ली से या दूसरे इलाकों से पैदल ही घर जा रहे हैं, उनको हर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर खाने के पैकेट मिलेंगे। ऐसा ही हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में ऐसा ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो आपका कंसर्न, आपकी चिंता, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उससे संबंधित इंतजाम भी प्रदेशों की सरकारें और देश की सरकार कर रही है। हम आपको इस वक्त यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा, प्राइम न्यूज पर जुड़ने के लिए, इतने सारे कॉलर्स के जवाब देने के लिए। हमारी कोशिश यही है डॉक्टर सिन्हा कि हम आप जैसे विशेषज्ञों को लगातार जोड़ें और एक जागरूकता, एक अवेयरनेस इस बीमारी को लेकर हम लोगों के सामने रखें, जिससे कि जो इधर उधर की तमाम बातें, भ्रांतियां फैल जाती हैं, वो न फैलें और लोग अच्छे से अपनी केयर कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर सिन्हा आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर्स का हमें कॉल करने के लिए, और बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम इसी तरह की कोशिश आपके लिए करेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।